चलो आ जाओ, बैठो बाबू, जल्दी से शुरू करते हैं। बैठो तो, बैठो, देखना। और इसको ही गेट को बंद कर लो, आके इसको बैठो, गेट को बंद कर लीजिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, उधर रहने दो, क्योंकि ज़्यादा तो आओगे नहीं तो फिर ना। आराम से बैठिए, उसको बंद कर दो। चलो रहने दो, आ जाओ, रहने दो, रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलिए देखिए तो इधर बीएससी पार्ट 3, ठीक है। हाँ जी, मैच का आखिरी गेंद है कि नहीं है, पेपर 8 मैथ का। और इतने सुकून और इत्मीनान से होगा, है कि नहीं है। गारंटी देते हैं कि ख़त्म कर ही के जाएंगे, है कि नहीं है, ये चीज़ है। पेपर 8 आपका होगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस बता रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। ये बच्चे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये 100 नंबर का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का। और इसमें कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं है, जैसे कि पेपर 5 पर होंगे तो ग्रुप ए था, ग्रुप ए में फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल था, ग्रुप बी में रिमार इंटीग्रेशन था, और ग्रुप सी में है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पेपर 5 में। इसी तरीके से पेपर 6 में जाइएगा, जो 100 नंबर का एग्ज़ाम देना है, तो उसमें ग्रुप ए में ग्रुप है, उसके बाद रिंग है, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा है ग्रुप सी में। पेपर 7 है, पेपर 7 में आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैकेनिक्स है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, समझ में आ रहा है जी। ये टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है, ये चीज़ है। हाँ जी, 10 क्वेश्चन है और 5 का जवाब देना रहता है, ठीक है, 20 नंबर का होगा। और सब लोग को करना है कि डेली डेली, मेरा जजमेंट तभी कर पाइएगा आप जब 10 ईयर लेके बैठिएगा, है कि नहीं है जी। क्वेश्चन बैंक लेके बैठिए, और किताब भी खरीद लेना है, लालजी प्रसाद का किताब खरीदिए। और जो चैप्टर पढ़ाएंगे, समझे ना, घर पर जाके पढ़ना है जी, डेली डेली जो चैप्टर पढ़ाएंगे मेरे साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर 3 घंटे अगर हम पढ़ाते हैं तो घर पर जाके पढ़िए, है कि नहीं है। और अभी जो फिलहाल जो 7 दिन 8 दिन 9 दिन जो भी टाइम है, सब काम छोड़ के एकदम से आइए, घर पर जाके पढ़िए, अपडेट रहिए। और 10 ईयर से देखते रहिएगा, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, हम यहाँ पर बताते रहेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसमें लिखिए क्या क्या पढ़ना है, समझे कि ना। पहले तो हो जाए, सिलेबस का बात है, ठीक है, ये चीज़ है, आसान है। तो सिलेबस में लिखिए, ठीक है। पहला चैप्टर में लिखो, इसमें चैप्टर्स में है, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 का नाम है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक, या लोग अलजेब्राइक भी पढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है जी। तीसरा चैप्टर है, ये यूनिट में बांटे हुए हैं। चैप्टर 3 है इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन। चैप्टर 4 है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। यूनिट चैप्टर 5, चैप्टर 5 में 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 में है डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन है। सेक्शन 2 में है
न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन, लिखिए। एकदम इजी है जी, काफ़ी आसान है। ठीक है, 75 से तो ये अब आ ही जाएगा। काफ़ी आसान पेपर है ये, समझे कि ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस इस तरीके से, ऐसा इसमें ट्रिक बताएंगे कि पहले ही आपको आंसर पता रहेगा, तो घबराने का कोई चांस है नहीं। आंसर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें कैलकुलेटर भी अलाउ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं, तो आंसर तो पहले ही आपको पता हो जाएगा। प्रोसीजर है, क्या क्या करना है वो हो जाएगा, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, पेपर 8 तो हम करवा के जाएंगे इस बारी। अब जहाँ बात कहते हैं कि पेपर 5, 6, 7 का, तो कहीं ना कहीं आप करते रहिए, है कि नहीं है। अब उसके अलावा, ठीक है, आपके पास जो है 21 जून को हम हाजिर हो जाएंगे। अगर उस समय तक पेपर नहीं हुआ, समझे कि ना, 21 जून को जो है, 21-22 को जो है आने के बाद जो है मेरे पास कोई उधर का कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद अगर जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक आपका पेपर 5 है, 6 है, 7 है, सब टीचर के पास जो दोस्त यार जहाँ पढ़ रहे, मान लें कि पेपर 5 जो रियल ना पढ़ा पाए, है ना, कि ये वाला टॉपिक नहीं आता, रिमान नहीं आता, उसको आराम से प्यार से पढ़ाएंगे। जो टॉपिक अगर लग जाए कि भारी है, किन्हीं को लगे कि नहीं सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है, तो उस टीचर के लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है कि नहीं है। तो जो आपको लगेगा कि टफ है तो वो उस समय संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय के बाद जो है अगर बच गया, मान लिया कि अगर 1 महीना 1.5 महीना भी रह गया, तो ऐसा करवा दिया जाए कि 5, 6, 7 में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरे को पूरा पढ़ाया हुआ है तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी फ़िलहाल पेपर 8 करवा के जाएंगे, समझे कि ना। पेपर 8 आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको लग जाएगा कि नहीं सर मेरा हो गया है काम, पास कर जाएंगे। आप ही लोग से पूछ लेंगे कि बोल दोगे कि सर 75 आ जाएगा तभी जाएंगे, ना तो ना जाएंगे, ठीक है। अगर कह दोगे कि ना सर 75 आ रहा है, 75 आ जाएगा, 10 ईयर आपके पास है ना जी, कि नहीं सर सीख गए, थोड़ा सा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, घर पर कैलकुलेट करना। अगर आपको लग जाए कि नहीं सर 75, आप में अगर कॉन्फिडेंस है कि हम 75-75 ला सकते हैं, तब तो मेरे को इजाज़त दे सकते हैं कि सर जाइए, चूँकि आगे भी है कि नहीं है, कुछ करना है इस वजह से। तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। और इसमें आपको कौन सा चीज़ इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ते हैं तो अलजबरा आता है कि नहीं, पार्ट 1 का कुछ भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये नया चीज़ है। न्यूमेरिकल एनालिसिस है, बस कैलकुलेशन है इसमें। द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस का बात करना, डिफरेंस मतलब अंतर, फाइनाइट मतलब तो समझ ही रहे, फाइनाइट का डिफरेंस निकालना है, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बताया जाएगा। जैसे कि अगर आपसे कह देगा कि सॉल्व कीजिए x³ माइनस 5x + 4 = 0, पढ़े थे पार्ट 1 में, पढ़े थे कार्डेंस मेथड से पढ़े थे। तो ये कार्डेंस मेथड से नहीं, अगर आपको दे दे 7 डिग्री का, 100 डिग्री का, हम तो चाह रहे हैं कि ऐसा दे, ठीक है, ये 9x² = 0, इस सब का रूप निकालने के लिए, ठीक है। तो कैसे करके निकाला जाएगा, तो ये सब चीज़ पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक है, सॉल्यूशन का मतलब x का मान निकालना, जितना वैल्यू है x का पावर 30 है तो 30 वैल्यू 30 को आंसर होगा। अब बताओ इंटरपोलेशन है। इंटरपोलेशन में आपको क्या करना रहता है, जैसे कि पहले बता देते हैं कि रफ आइडिया दे रहे हैं कि चैप्टर में है क्या। इंटरपोलेशन में करना रहता है क्या, जैसे मान लेते हैं कि कोई शहर है, कोई सिटी है, 1805 ईस्वी में उसका जो जनसंख्या था, समझ में आ रहा है, मान लेते हैं कि सपोज 25,000 था, ठीक है जी। 1805 में 25,000 था। उसके बाद अगर 1900 ईस्वी में जब पता किया गया तो इस शहर का जो जनसंख्या है वो 75,000 हो गया, समझ में आ रहा है जी। उसके बाद 2000 ईस्वी में गए हैं तो हो सकता है कि इसका जनसंख्या 1 लाख हो जाए, समझ में आ रहा है जी। और हो सकता है कि अभी 2020 चल रहा है ना जी, 2020, ठीक है। तो इस 2020 में मान लेते हैं कि इसका जो जनसंख्या है, ठीक है, 2,20,000 हो गया, ठीक है। तो आपसे इंटरपोलेशन में पूछेगा कि 1805 ईस्वी का जनसंख्या पता है, 1900 का ईस्वी का पता है, 2000 का 2020 का है। तो अगर इस जो डाटा है 1805 से लेके
2020 तक में से उसी में से किसी बीच का अगर पूछे पॉपुलेशन, आपसे पूछ देगा कि 1905 ईस्वी में जनसंख्या कितना होगा। ठीक है, इंटरपोलेशन मतलब इंटरनल यानी कि अंदर का वैल्यू। अगर यही एक्स्ट्रापोलेशन रहता तो पूछेगा कि 2020 का जनसंख्या दे के अब पूछेगा कि 2040 ईस्वी में जनसंख्या कितना होगा, तो उसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। इंटरपोलेशन में क्या कहेगा आपसे कि जो गिवन डाटा रहेगा उसी के बीच का पूछेगा कि उसका जनसंख्या कितना होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, और ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन निकालने के लिए है, लेकिन किस विधि से है? न्यूमेरिकल एनालिसिस से। आप लोग का सबसे प्यारा सा सवाल है, 12 क्लास में इंटीग्रेट किए होंगे 1/1 + x² का इंटीग्रेशन याद है सबको? tan इनवर्स x सबको पता है भाई? रियली इंटरेस्टिंग है। 0 से 1, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0। भाई जिसको ना समझ में आएगा बोल दीजिएगा, एकदम से निचले स्तर पर जा सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? tan π/4 और माइनस tan इनवर्स पढ़े होंगे tan 0 डिग्री का मान, ये तो 10वां में ही पढ़ना था। और tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, तो ये कितना हो गया बच्चे? π/4 - 0। तो आंसर कितना हो गया? π/4। सबको पता है जी? ठीक है, तो इसी का इंटीग्रेशन निकालेंगे लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस से निकालेंगे। और आपको बता देते हैं कि यही जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा जो आपके जो फ्रेंड पढ़ रहे हैं स्पेलकर एस्ट्रोनॉमी, किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद अगर ये अभी बीएससी में है, किन्हीं को लगता है कि बीपीएससी का तैयारी करें, किन्हीं को लगता है कि आईएएस का तैयारी करें, यूपीएससी का तैयारी करें, किन्हीं को लगता है कि मैथ का जो सबसे बड़ा एग्जाम है, देखिए मेरे प्रत्येक बोर्ड पर होगा, CSIR नेट का करें, ठीक है, जिससे कि लोग प्रोफेसर बनते हैं, गेट का तैयारी करें, है कि नहीं है? ये सब जितने एग्ज़ाम हैं सब में न्यूमेरिकल एनालिसिस पूछा जाता है। ठीक है जी, तो सवाल उठता है कि स्पेरिकल एस्ट्रोनॉमी पढ़ने का अगर कोई 2000-2500 भी लेता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा उसका कोई, वो उससे अच्छा पढ़ो ही नहीं, है कि नहीं है भाई? जब किसी एग्ज़ाम में वो पूछेगा नहीं, अगर आप बीएससी लेवल का खाली सोच रहे हैं तो सोच को आगे बढ़ाइए। मान लेते हैं कि कहीं बीपीएससी का क्लास करने, अभी मान लें आपका लेवल नहीं है, थोड़ा सा आप में आप अगर मान लिया कि आपको इसके बाद लगे कि नहीं भाई हम भी कर सकते हैं, अभी तो पूरा आप लोग के पास टाइम है, तो लगेगा कि बीपीएससी का करना है, तो ये अगर पढ़े हुए रहिएगा तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको लगता है कि बीपीएससी के कोचिंग में जाइएगा तो शुरुआत से बताए, क्यों शुरुआत से बताएगा भाई? आपके पास बेस भी तो होना चाहिए। और स्पेरिकल एस्ट्रोनॉमी नहीं पूछा जाता है, तो यहाँ से बाहर कहीं भी अगर लाइफ में 2 साल 4 साल बाद, ज़िंदगी काफ़ी बड़ा है, आगे का सोचना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कहीं पर भी इस सब का कोचिंग लीजिएगा कीजिएगा तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछता है, बीपीएससी में, आईएएस में, CSIR नेट में, गेट में। अगर मेरे पोटेंशियल को चेक करना है तो आप 10 ईयर रखिए, कौन सा? बीएससी का। और बीपीएससी का जो मेंस का होता है साथ साथ वो भी रखिए, और उसके बाद यही उसका भी सिलेबस है बीपीएससी का भी। ठीक है, ये मेंस में पूछता है ये क्वेश्चन? हाँ, मेंस में मैथ अगर लीजिएगा, अगर एक सब्जेक्ट जो अपना सब्जेक्ट लेना रहता है तो ये होगा। प्री निकाल लीजिए, प्री के लिए तो जीके जीएस पढ़ लिए आप, और उसके अलावा अगर आपको जब मेंस का एग्जाम दीजिएगा मैथ पेपर से तो न्यूमेरिकल एनालिसिस रहेगा। अगर जिनके पास होगा मेंस का तो वो डेली ला के रखिए, समझे कि ना? ये नहीं कि सर 5 दिन में करवा दिया, हम तो चाहे तो हम तो आज अगर बैठ गए तो रात भर से 24 घंटा बैठ जाए, 24 घंटा में हम खत्म कर दे, एक ही दिन का तो है ही। इवन यही पेपर नहीं जी, अगर लड़के में लगता है कि मेरे में जज्बा है तो पेपर 5 निकाल लो, पेपर 6 या पेपर 7, आप दिन भर बैठे रहो, 24 घंटा हम पढ़ाते रह जाएंगे। एक दिन का तो है ही, ये चीज़ है। एक्सपर्ट के पास आओगे तो उसमें कोई थकावट नहीं है, मेरा सब चीज़ बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तभी तो फिर आगे का सोच रहे हैं। ये आता है अब मेरे को, अब लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर कोई उसी वजह से वो सिस्टम लगा दिया गया, वो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है कि नहीं है, कि अब धीरे धीरे जो है अपने आप को कहीं ना कहीं लेवल जो है, अगर आपका नेट है जिससे कि कॉलेज में लोग प्रोफेसर बनते हैं, अब मेरे को लगता है कि इसका पढ़ाएं, है कि नहीं है जी? लगता है कि जैसे आप लोग लाइफ में बढ़ रहे हैं, लगता है कि नहीं भाई मैट्रिक वाले को पढ़ा लिए, 8, 9, 10 को पढ़ा ले, तो आईएससी को पढ़ाए, बीएससी को पढ़ाए। लाइफ में अगर मान लें अगर मैथ से कर रहे हैं, अगर फिर कल होकर एमएससी कीजिएगा तो पढ़ाइएगा ही, तो अपना धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहिए, लेकिन उस डायरेक्शन में जाइएगा जहाँ पर ये पूछा जाता है। आप सोचिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, स्पेरिकल एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, अगर कोई 2000-2500 ले रहा है, बिना क्वालिटी का है, अगर क्वालिटी भी है, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़िए ना भाई, चूँकि ये पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। ठीक है, तो पहला चैप्टर बता दिया आपको कि कैलकुलस, इसमें डिफरेंस का बात करना है, तो यही हम आपको इंटीग्रेट करवाएंगे। मेरे को नहीं, अगर आपको छोटा बच्चा कोई मिल जाए
और कह दीजिएगा कि इसका इंटीग्रेशन, तो उसको तो फार्मूला ही नहीं पता है जी, है कि नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम, आपको डिफरेंस से हम निकालेंगे। मेरे को नहीं पता है कि इसका इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला है, कुछ नहीं करेंगे, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। देख लीजिए, थोड़ा सा बोल देते हैं, 0 से x का वैल्यू है, अगर सपोज इसको fx कहते हैं, fx बराबर 1/1 + x² है ना जी, इसी का इंटीग्रेशन करना है। कुछ नहीं करेंगे भैया, ये 0 से लेके 1 तक ले जाना है, तो 0 से 1 तक हो गया। बीच में 0 से 1 तक जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, तो 25-25 का इंटरवल लेते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ से ले लेते हैं 1/4, फिर 1/4 में 1/4 जोड़ दोगे तब ये 25 पैसा में 25 पैसा और जोड़ दीजिएगा 75 पैसा, तो 1/4 में 1/4 जोड़ देंगे तो 1/2। समझ में आ रहा है जी। अब 50 पैसा में 25 पैसा जोड़ देंगे 75 पैसा ना होगा हो, 3/4। अब 75 पैसा में फिर 25 पैसा, 1 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए 100 पैसा। अब बताओ जी बच्चे, fx बराबर ये है 1/1 + x², वैल्यू यहाँ पर रख दो, x का मान 0 रखोगे तो 0 + 1 1/1 1 हो गया, 1/4 रखिएगा, सब वैल्यू निकल जाएगा। और डायरेक्ट जो है उसके बाद तरीका हम आपको बताएंगे, एक फार्मूला लिखेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, जो आप π/4 निकाले हैं उससे वही मेरा भी आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डिफरेंस, अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, पार्ट 2 में पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर रहता कि d² - 3d + 4 = 0, इसको सॉल्व कीजिए, तो आप लोग को सबको पता है कि इसको फैक्टराइज करते थे d - 1 d - 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, तकलीफ हो रहा है क्या, यहाँ पर 4d कर देते हैं, अब ठीक लग रहा होगा। इतना = 0, तो d का मान आ गया 1 और 3। पढ़े थे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, याद है ना जी, c1 e⁴ αx + c2 e⁴ βx, पढ़े थे ना जी। तो कितना, हाँ, अल्फा बराबर यहाँ पर 1 रख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, c1 e⁴ x + c2 e⁴ 3x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर क्या पढ़ना है, डिफरेंस इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन बनाएंगे और सेम इसी तरीके का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ डिफरेंस रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन, यही इतना आपको पढ़ना है, काफ़ी आसान है। तो 5 यूनिट है, ठीक है। आप लोग जितना कोऑपरेट कीजिए, है कि नहीं है, और 10 ईयर लेके बैठिए और बीपीएससी का लेके बैठे, तब आपको लगेगा कि बीपीएससी में जो यहाँ पर सवाल 15 नंबर का पूछता है, 30 नंबर का पूछता है। देख लेने के बाद आपको लग जाएगा कि इस पेपर का बीपीएससी का पढ़ रहे हैं। तो बीपीएससी का मेंस का उस समय बोले थे खरीदने के लिए, अगर है रखे, अगर होंगे तो डेली डेली लेके आइए, है कि नहीं है। जिनके पास अगर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का वो रखना है, क्वेश्चन बैंक रखना है, लालजी प्रसाद का किताब रखना है, और डेली डेली पढ़िए। जो चैप्टर बता रहे हैं उसका देखिए कि सवाल बीपीएससी में कहाँ पूछा है और 10 ईयर में कहाँ पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा तो काम कर ही सकते हैं। तो पहला चैप्टर हेडिंग डालिए, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। पहला चैप्टर द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। पहला चैप्टर लिखिए, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, चैप्टर 1। चैप्टर 1, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, ठीक है। एक सवाल पहले लिखिए, उस सवाल से सारा चीज़ बताना चाहते हैं, है कि नहीं है। लिखिए, सवाल लिखिए, क्वेश्चन है ये, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड, कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, और x = दे दिया गया है 0, 5, 10, 15, 20 और 25। fx = दे दिया गया है, fx = 7, 11, 14, 18, 24, 32। आप लोग को ऐसे लिखा हुआ रहेगा, घबराइए नहीं, वो भी काम कर देते हैं। लो भाई,
कंस्ट्रक्ट ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है आपको। कंस्ट्रक्ट ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, कोई भी एकदम 8वां 9वां का कोई रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल ये अलग किताब है जी, जिसका कि पीछे वाले से कोई लिंक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ है, क्या है जानते हैं नहीं जानते उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, जो कि पहला चैप्टर का नाम है। यहाँ पर डिफरेंस का बात करना है, इस पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिफरेंस का बात करना है। समझ में आ रहा है? तो कंस्ट्रक्ट डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, एक फॉरवर्ड होता है एक बैकवर्ड होता है, दोनों बता रहे हैं। और फाइनाइट का बात कर रहा है, तो फाइनाइट मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फाइनाइट है, सब चीज़ समझ में आ रहा है। अब इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है, फिर फार्मूला भी लिखेंगे, एक एक फार्मूला का प्रूफ करेंगे। समझ में आ रहा है? और जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलिए कंस्ट्रक्ट ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। तो इसका द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज एज गिवन बिलो, पहले समझ लीजिए उसके बाद बनाइएगा। द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज एज गिवन बिलो। अब इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। कैसे बनाया जाएगा बच्चे? तो आराम से सीखिएगा, कोई तकलीफ ना होना चाहिए। जहाँ ना समझ में आएगा बोलना हो, नहीं तो फिर एग्जाम में 75 नंबर ना आएगा, समझे कि ना? क्योंकि बच्चे जो मेरे पास पढ़ रहे तो वो भी नहीं आ रहे हैं, और जो पहले से अब सोचे कि सबको व्हाट्सएप किया जाए, सबका नंबर सेव करते तब ना। जब आप लोग मतलब वो लोग कांटेक्ट में नहीं है तो फिर हम नहीं किए वो सब, क्योंकि मेरे पास तो नंबर है ही ना लिस्ट में। अब सबका नंबर सेव करे फिर से सबको व्हाट्सएप करे, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मेरे को। तो चलिए आपको आना चाहिए, क्योंकि 75 नंबर लाना है, जब कर रहे हैं तभी हम जा पाएंगे, है कि नहीं है जी? तो कोशिश करो जहाँ 100 में 100 में 75 के बाद तो फिर डिस्टिंक्शन लिखा हुआ रहेगा 75D। ठीक है, ये चीज़ है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज एज गिवन बिलो। ओके, अब बताइए, सपोज ये x है, एकदम आसान है बाबू, जाना समझ में आएगा बोलना। fx का ये या fx को ही तो y कहते हैं। अब बताओ x का वैल्यू बता दो मेरे को, क्या है? x बराबर क्या क्या है? 0, 5, 10, 15, 20, 25। समझ में आ रहा है जी? fx का वैल्यू क्या है? बोलते रहिए। 7, 11, 14, 18, 24, 32। चलो ठीक है जी, fx y हो गया। इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकालना है, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा ऑफ fx कहते हैं, पहला डिफरेंस। ये डिफरेंस का सिंबल है। हाँ जी, न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिफरेंस का बात कर रहे हैं, इसी को डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, फार्मूला भी डिराइव करेंगे। अगर डिफरेंस, ये फर्स्ट पावर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, डिफरेंस निकालना है किसका? fx का। fx यही है ना बच्चे, ये चीज़ है। तो देखो पहले करना क्या है, इससे जो बड़ा वाला या यहाँ पर देखो 10 माइनस 10 करके उसको बीच में लिखना रहता है। तो 11 में से 7 चला गया, लो आप लोग के लिए लिख देना, सब पता लगेगा। ठीक है, 14 में से 11 गया, 3, तकलीफ है। 18 में से 14 चला गया, 18 में से 14 गया, कितना हो गया? 4। हाँ जी, 24 में से 8 गया, 18 गया, 6, 32 में से 24 गया, 24, 8, 32। तकलीफ है नहीं जी? यही पूछेगा 8 नंबर का, घबराना मत। ठीक है, हाँ जी। फिर से क्या करना है, अब सेकंड डिफरेंस निकालना है इसका fx का। तो जो पहला डिफरेंस आया उसका अब अंतर निकाल दीजिए। क्या कीजिएगा? 3 माइनस 4 -1, 4 में से 3 गया, 6 में से 4, 6 माइनस 4 2। तकलीफ हो रहा है हो? अब बीच में लिखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस दोनों के बीच में 8 में से 6 गया, 2 बीच में लिख दिए। और भी डिफरेंस निकलेगा, निकाल लो भाई, क्या तकलीफ है? दिस और माइनस दिस जब करोगे तो 1 और माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस। तकलीफ है जी? हाँ जी, del 4 ऑफ fx बता दीजिए। दिस और माइनस दिस, 1 माइनस 2 -1, 0 माइनस 1 -1। अगर आपसे पूछ दे बच्चे कि del 5 ऑफ fx क्या होगा? दिस और माइनस 0। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक सवाल में 0 ही आएगा, 4, 5, 6, 7 कुछ भी आ सकता है। अब डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं रंगनाथ, निकाले हो? एगो बच गया, अब कहाँ से डिफरेंस तो 2 के बीच निकलेगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। समझ में आ रहा है जी? ये काफ़ी टेबल बना सकते हैं। एक और छोटा सा बात इसमें बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? ये x है मेरा आपका, ठीक है जी? अगर x का ये जो पहला वाला जो वैल्यू है, समझ में आ रहा है कि नहीं?
अगर इसको थोड़ा देर के लिए कहते हैं कि ये x है, अगर सपोज x बराबर 0 है तो इसमें कितना जोड़ा गया है? 5। तो 0 में 5 जोड़े हैं 5, 5 में 5 जोड़े हैं 10, 10 में 5 जोड़े हैं 15, 15 में 5 जोड़े हैं 20, 20 में 5 जोड़े हैं तो 25। अगर ये मेरा x है, पूछे कि h कितना है, लेंथ ऑफ द इंटरवल कितना है? 5। तो अगर ये लेंथ ऑफ इंटरवल h बराबर 5 है, शुड आई से कि यहाँ पर लिखना चाहिए x प्लस h? बोलिए। h बराबर, घबराना मत, x बराबर 0 है और h बराबर 5 है, तकलीफ हो जाएगा तो बोल लेना। ये x है, x बराबर 0 है, x प्लस h है। अगर कहे अगर हम इसको लिख दे x प्लस 2h तो तकलीफ होगा जी। x का मान तो 0 है ना, 0 है, और h बराबर 5 मान लिए हैं तो है कि नहीं है? 0 अब 5 दूनी 10, आगे एक नहीं हो गया। और नहीं तो ऐसे समझो, ये x था, इसमें h जोड़े तो इतना हो गया, इसमें फिर h जोड़ोगे तब 2h होगा, इसमें फिर h जोड़ो, x प्लस 2h है तो x प्लस 3h है, x प्लस 4h और x प्लस 5h। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ये x है तो बताइए बच्चे क्या हो गया? ये f ऑफ x है, तकलीफ ना होना चाहिए। अगर ये x प्लस h है, ये वाला वैल्यू अगर x प्लस h है तो उसी का तो ये इमेज है, बता सकते हैं? हाँ जी, x प्लस 2h, x प्लस, आराम से लिख देते हैं, घबराना ना है। x प्लस 3h, x प्लस 4h और x प्लस 5h। तकलीफ तो नहीं है जी? बोलिए। हाँ जी, अगर ये चीज़ है, अगर ये चीज़ समझ में आया तो ये फार्मूला है, अभी हम प्रूफ करेंगे। आपको अगर पूछे कि अगर डेल्टा ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होगा तो आपको नहीं लगता है जी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स किए हैं, 11 में से 7 गया, कितना हो गया? 4। तो ये पहला फार्मूला है, किताब में लिखा, इसको इरेज करें पहला वाला ऊपर से। तो सबसे पहला फार्मूला है फार्मूला नंबर 1 न्यूमेरिकल एनालिसिस का, ठीक है। फार्मूला नंबर 1 कहता है कि अगर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है किसी एफ एक्स का, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, यहाँ पर एक है कि ना है, डिफरेंस निकालना, ये डेल्टा से डिनोट करते हैं डिफरेंस को। तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू फार्मूला, अब हम बोले कि आप लोग बोलिएगा कि डेल्टा एफ एक्स कैसे आया है वो रंगनाथ? एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स। कैसे आया, समझ में आया सबको? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। कोई दिक्कत है, तकलीफ है? नहीं ना? अच्छा जी, अगर ये एक चीज़ है, ये बताओ ये वाला चीज़ कौन सा चीज़ है, अगर बता सकते हैं तो? ये अगर डेल लगा हुआ है इस ऑपरेटर पर तो अगर हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा ऑफ एफ एक्स है। अगर ये डेल लगा हुआ है इस ऑपरेशन में तो ये वाला वैल्यू कौन सा चीज़ है? ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, हम फार्मूला डिराइव कर देते हैं। और उसके बाद जो है इसको पहले लिख लीजिए, यहाँ तक लिखिए, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं ना हो, बोलते रहना, जहाँ तकलीफ होगा बोल देना हो। अब तो बड़ा हो गया, तकलीफ होगा तो बोलोगे ना जी। ये चीज़ ना समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा समझ में। लिखिए। भाई साहब जो पढ़ाएंगे गारंटी के साथ पढ़ाएंगे, है कि नहीं है? 75 से कम ना आना चाहिए जी, समझे कि ना? चीज़ें बिल्कुल देगा, घबराना मत, आराम से तुम पढ़ो। 10 ईयर डेली लेके आओ, 10 ईयर किताब और बीपीएससी वाला वो लेके बैठिए, जो बताए उसको जाके घर पर देखिए। ये चीज़ है। फर्स्ट ईयर में तो बहुत अच्छा नंबर दिया था सर। नहीं, इसमें भी देगा, घबरा मत। में कर दिया था। हाँ, बीच बीच में लिखना है। चीज़ टेबल बनाइए। नहीं, कॉलेज में, मगर में नहीं। ठंडा लग रहा है तो फिर बाइक से आते हैं तो ठंडा लग जाएगा इसमें। सर कहना कि बड़ा हो गया, सर इतना बड़ा हो गया कि कोई शादी हो गया। किसका है? और तो नहीं आएगा हमारा पूछता है, हमको क्या पूछता है? और सब बच्चे सब बहादुर सब पूछ लेगा, आएगा नहीं तो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है। सब पढ़ रहा है। अरे सब बोला कि तुरंत पहले जाओ। हम लोग क्या चेक करने आए थे? कोरोना चेक करने आए। किसी को हुआ नहीं है।
ज़्यादा नहीं है